नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देवभूमि समाचार की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में 2027 के दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं। यहां पर आपको यह बताना जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह साफ किया है कि यह आयोजन केवल आस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा हुआ उत्सव होने वाला है। बता दें कि बैठक में कुल 10 शाही स्नानों की रूपरेखा पर सहमति बनी, जिसमें से 3 प्रमुख अमृत स्नान जो कि 6 मार्च महाशिवरात्रि, 8 मार्च फाल्गुन अमावस्या और 14 अप्रैल के अंतिम अमृत स्नान है। इस पर सरकार ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि यह कुंभ संत समाज, राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से ऐसा बनेगा जिसे दुनिया वर्षों तक याद रखेगी। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन और स्वास्थ्य के प्रयाग क्षेत्र के विस्तार पर कई सुझाव सरकार को दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यह कुंभ उत्तराखंड की क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा, जहां श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार पहले से व्यापक योजना तैयार कर रही है। असहमति कहीं थी नहीं, तो सहमति कहाँ से? सहमति थी सबकी। सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और क्योंकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा रहा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय दिनकर भट्ट के आवास पहुंचा। वहां पर पहुंच के उन्होंने शिवलोक स्थित निवास पर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। साथ ही धामी ने परिवार को तसल्ली भी दी, उनको ठडास भी बधाया और कहा कि सरकार आपके साथ है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन पर शोक भी जताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो वहीं शोक जताने के दौरान दिवंगत के बेटे ललित भट्ट और परिजन मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। आज देहरादून में भव्य रूप से इसकी शुरुआत हुई और परेड ग्राउंड में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर स्थित जनरल विपिन रावत सभागार में हुई। अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। यहाँ आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के हजारों प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छात्र संघ चुनाव सहित विभिन्न विषयों पर विमर्श करेंगे। अधिवेशन के दौरान अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं 29 नवंबर शाम 4 बजे एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो परेड ग्राउंड से सर्वे चौक, नैनी चौक, बहल चौक, घंटाघर और दर्शन लाल चौक से होते हुए दोबारा परेड ग्राउंड वापस पहुंचेगी। तो वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे इसरो के पूर्व चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि युवाओं से रूबरू होने का उनके लिए ये जो उनको मौका मिला है, ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इस अधिवेशन को लेकर उन्होंने काफी खुशी भी जाहिर की। आज ABVP का 71वां अधिवेशन हो रहा है यहाँ देवभूमि में। इस मेरा सौभाग्य है कि हमको ये आके सभी युवा पीढ़ियों को देखने का अवसर मिला। तो ABVP का किस लीडरशिप दे रहे हैं इसी तरफ से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, तो इतना इंस्पिरेशनल है। मैं भी ऐसे काम करता रहता हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी डोमेन में मैंने कुछ काम किया, तो मैंने इस बारे में युवाओं को और यंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके टेक्नोलॉजी डोमेन में आने का आदेश देता रहता हूँ। यह अधिवेशन हमारा शुरू हो चुका है। अगले 2 दिन, आज कल परसों 3 दिन हमारा अधिवेशन होने वाला है। आज हमारा उद्घाटन कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ जी, वो हमारे उद्घाटनकर्ता के रूप में आएंगे। और आज हमारे कुछ प्रस्ताव भी यहाँ रखे जाएंगे विद्यार्थियों के बीच में, जो आने वाले समय में देश के युवाओं को, देश के छात्रों को एक दिशा देंगे। और शिक्षा संबंधित, पर्यावरण संबंधित, समाज के विभिन्न विषयों को लेकर हमने प्रस्ताव इस बार तैयार किए हैं। यहाँ
अब हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने वालों की कोई कमी नहीं है और मार्ग एक डॉक्टर हेडगेवार दिखा के गया है और जो वो दिखा के गए उनकी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं समाज के हर कोने में, विश्व के हर कोने में। तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी परिषद में एक अंग है और विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा संगठन है। ज्ञान, अनुशासन, अपना कल्चर, संस्कृति यह विद्यमान रहे और इसके लिए पूरी तरह निरंतरता लगा रहता है। परिसर की स्थिति कैसी हो कि छात्र का वहाँ अनुशासन भी बना रहे और पठन पाठन भी ठीक से चलता रहे, इसके लिए वो समय समय पे भी आंदोलन करते हैं और जब कभी राष्ट्र पे भी ऐसी कोई आपत्ति और विपत्तियाँ आती हैं तो उस समय भी वो डट कर के खड़े होते हैं। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं पुरातन छात्र रहा हूँ। 1984 में इसी डीएवी पीजी में मैंने महासचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा था और तब हम देखते हैं विद्यार्थी परिषद को लोग बड़े हल्के में लेते थे। आज उसी देहरादून में 40 वर्षों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और देवभूमि उत्तराखंड में इतना बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बयान दिया और कहा कि जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही है, इससे कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिटने वाला। लेकिन कुछ दिनों से लगातार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी ने 2 से 4 सीटें जीती जरूर है, लेकिन उनके साथ साथ अहंकार भी स्वाभाविक है। वहीं अहंकार का पतन का कारण उन्होंने बताया है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कांग्रेस का नामो निशान मिटा सके। 2, 4, 6 जीतों के बाद अहंकार स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार पतन का कारण बनता है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है। यह अहंकार पतन का कारण बनेगा। बल्कि मैं देख रहा हूँ आजकल राजनीतिक रंगमंच पर भाजपा के लोग जो है वो खरदूषण जैसे या रावण जैसी संवाद करते हैं, उसके ढंग से संवाद करते हैं। वहीं देहरादून में प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की राह में अटकी फॉरेस्ट लैंड की बाधा अब दूर हो गई है। आपको बताते हैं कि वन विभाग ने जमीन देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिससे 2026 में यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि ये जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक के बाद दी है और कहा कि यूनिवर्सिटी की फाइल जो है वो पहले कई बार लौटाई गई थी, लेकिन अब मामला तय हो चुका है। उन्होंने पद सृजन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। चंपावत की महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में भी अगले साल से कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को दी जाने वाली योजनाओं की अक्टूबर तक की पूरी राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने आबकारी विभाग से मिलने वाले 1 रुपए प्रति बोतल सेस का पैसा अब तक न मिलने पर नाराजगी जताई है और तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है।
रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस बार पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि स्वदेशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी सैलानियों का रुझान भी काफी ज्यादा इस बार देखने को मिल रहा है और इसी वजह से पार्क प्रशासन के सामने इस बार रिकॉर्ड संख्या में बुकिंग दर्ज की गई है, जिससे कॉर्बेट के सभी जोन का आकलन करके अब तक 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। दरअसल पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी सैलानियों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की थी, लेकिन बुकिंग ओपन होते ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो गए, जिसके बाद से सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है। लगभग हमारे जो टोटल पर्यटक आ चुके हैं वो लगभग 2,15,000 के अराउंड आ चुके हैं, जिसमें से जो भारतीय हैं हमारे वो लगभग 2,11,000 के आसपास हैं और जो विदेशी पर्यटक आ रखे हैं वो लगभग 3,500 पर्यटक हैं और इससे टोटल आमदनी है हमारी लगभग 12 करोड़ के आसपास ये भी आमदनी हुई है अप्रैल से अक्टूबर तक के बाद। तो वहीं रामनगर में PNGPG महाविद्यालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल सर्विसेज की निशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर महाविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल प्रोफेसर MC पांडे ने निशुल्क कोचिंग को रामनगर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जिसका लाभ सीधे छात्रों को मिलेगा और ये भी कहा कि रामनगर क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो अपने ही नगर में रहकर अब पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकेंगे। कोचिंग के लिए बाहर विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि फैकल्टी मेंबर के तौर पर अन्य लोगों को भी बुलाया जाएगा ताकि इन बच्चों को सही राह प्रदर्शित की जा सके। रामनगर PNG कॉलेज अब सिविल सर्विसेज कोचिंग का केंद्र बन चुका है। SC/ST छात्रों को निःशुल्क कोचिंग अब यहां पर दी जाएगी। रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कुमाऊं के बहुत बड़े हिस्से को और गढ़वाल के भी एक हिस्से को कवर करता है और कई विधानसभाओं में इसके छात्र हमारे से आते हैं, वहाँ से आ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। जो हमारी रेगुलर पढ़ाई है उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 100% कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब जाएँ तो वो पूरी तैयारी से जाएँ। हमने इसके लिए समाज कल्याण विभाग को एक प्लान दिया था, अपने प्रस्ताव दिया था। तो वहीं देखिए, देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने जानकारी दी और ये बताया कि 28 से 30 नवंबर 2025 तक ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। समापन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। तो वहीं इसी दौरान राज्य की पहली साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग 2025 भी होगी, जिसमें 13 जिलों की टीमें विज्ञान, नवाचार और आपदा तैयारी से जुड़े मुकाबलों में भाग लेंगी। यूकॉस्ट के अनुसार ये आयोजन उत्तराखंड को वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। देहरादून यूकॉस्ट के महानिदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी साझा की है। अपने स्तर पर, राज्य के स्तर पर ये अपने आप में पहली पहल है। जो पूर्व में हुए हैं वो अन्य संस्थाओं के साथ जो लोग कराते रहे उनके साथ हुआ, तो ये पहला सम्मेलन है जो विश्व स्तरीय है जिसको करने जा रहे हैं। पूर्व में भी हुए, जैसा हमने राज्य के भी कराए तो उसमें भी हमने डिजास्टर और क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो डिजास्टर्स हैं उनको फोकस में रखा। उनसे बहुत सी लर्निंग हुई हैं जिनके आधार पर हमने विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को भी जोड़ा है, लिया भी है। साइंस ऑफ सर्वाइवल जैसे करिकुलम भी बनाए हैं। इंक्लूसिविटी जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको भी इसमें जोड़ के हम लोग चले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और इसकी साइंस आधारित क्या हो सकता है, एक सेल की भी हमने अपने आप में स्थापना की है कि इस तरह की कोशिशें करवा देते हैं कि अगर वाडिया कुछ कर रहा है या इसरो कुछ कर रहा है उनको हम साथ लेके आए। हमने कोशिश की है कि उसके समाधान दे पाएँ।
बढ़ेंगे आगे। पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का देसी गाय का घी गुणवत्ता परीक्षण में पूरी तरीके से फेल पाया गया। ये एक बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने यह साफ कहा है कि ये घी खाने के लायक नहीं है। जिस घी का प्रचार आमतौर पर आप विज्ञापनों में देखते हैं, जिसका ये दावा किया जाता है कि गाय के शुद्ध यानी कि गाय के दूध से शुद्ध देसी घी बनाया जा रहा है, लेकिन परीक्षण के दौरान ये सभी मानकों में फेल पाया गया। सेवन करने पर बीमारी और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। 2 स्तर की लैब रिपोर्ट फेल हो गई है। दरअसल प्रदेश स्तरीय लैब रुद्रपुर और राष्ट्रीय खाद्य लैब गाजियाबाद दोनों में ही घी स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। तो वहीं लैब टेस्ट में फेल होने के बाद से कंपनी पर 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपकी सरोकार से जुड़ी हुई, जहां पर पतंजलि का घी जो कि अब खाने के लायक नहीं बचा है क्योंकि लैब टेस्ट में ये फेल पाया गया है। वहीं यह खबर रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाना एक युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि रुड़की पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को मौके से हिरासत में लिया है। दरअसल जांच में सामने आया है कि युवक ने फॉलोअर और रीच बढ़ाने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियोस अपलोड किए थे, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग आरोपी से भिड़ने लगे। विवाद की स्थिति बन गई। तो वहीं पुलिस ने युवक को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उग्र होकर शांति व्यवस्था को भंग करने में लगा हुआ था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने धारा 170 बीएनएस के तहत हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानून की अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस युवक की जो लगातार अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया पर, जिसके जो इसके फॉलोअर थे जो काफ़ी युवा थे वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और इसी का आरोप लगाते हुए पुलिस ने शांति जब ये भंग कर रहा था इसको रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माना तो आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बीएनएस की कई धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, रुड़की में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि कोतवाली मैंगलोर टीम ने सघन चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को मौके से धर दबोचा और पकड़े गए तस्कर के कब्जे से 186 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। फिलहाल तस्कर के खिलाफ कोतवाली मैंगलोर में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसील परिक्षेत्र में अवैध रूप से बने अधिवक्ताओं के चेंबर का उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने निरीक्षण किया और चेंबर को हटाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। तो वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो तहसील परिक्षेत्र में अवैध रूप से चेंबर बने हैं उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं ताकि उस पर नए अधिवक्ता अपने चेंबर बना सके, जिस पर अधिवक्ताओं ने सोमवार तक का समय मांगा है और खुद हटाने की बात कही है। एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के चैम्बर बना लिए गए अवकाश के दौरान, और उसको एक चैम्बर को पक्का भी कर लिया गया। उसी के दृष्टिगत ये जो है पूरा जो कैंपस है उसका सर्वे कराया गया है और इसमें अधिवक्ता गण और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। इसमें जो है अभी एक सर्वे किया जा रहा है कि जो चैम्बर खाली हैं, जो चैम्बर में रजिस्टर्ड जो अधिवक्ता हैं या अजीनवीस हैं वो नहीं बैठे हैं और उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को बिठा रखा है। देखिए, कनिष्ठ अधिवक्ताओं का चैम्बर संबंधी निर्माण के संबंध में प्रकरण सामने आया हुआ है, जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर का निर्माण किया हुआ है। एटीएम साहब द्वारा भी कहा गया है कि ये जो निर्माण जो किया है हमारी बिना अनुमति किया गया है। हमने एटीएम साहब से कहा कि ये अधिवक्ता यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता है उनके चैम्बर्स की कमी है, इसलिए हमने निर्माण किया है। 2 दिन का हमने समय मांग रखा एटीएम साहब से। 2 दिन के बाद हम लोग मीटिंग करके इस मामले का समाधान कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। बढ़ेंगे आगे। चंपावत में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विधानसभा चंपावत का दौरा किया और जिला सभागार चंपावत में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, पशुपालकों और उत्थान विभाग के लाभार्थियों से संवाद भी किया।
साथ ही जिलाधिकारी ने आयुक्त दीपक रावत को जनपद में चल रहे प्रमुख नवाचारों की जानकारी एक साथ प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि जनपद में शिक्षा, तकनीक, आजीविका और पर्यटन को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रभावी पहलें संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चंपावत जिले में चल रहे हैं या फिर जिनका प्लान है उनकी एक तो समीक्षा की जाए और देखा जाए वो समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो गोलजी कॉरिडोर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा शारदा में जो प्रस्तावित हैं उनको देखा गया। साथ ही साथ प्रस्तावित मास्टर प्लान्स और लोहा घाट के और चंपावत के, इनको भी देखा गया। जनपद में बहुत अच्छे कुछ इनोवेटिव काम हो रहे हैं, जैसे लाइब्रेरीज बनी हैं। एक आप ज्ञान सेतु के नाम से मनरेगा के तहत कुछ ब्रिजेस बना रहे हैं जहाँ पे कि बच्चे बरसात में गधेरों को पैदल पार करते हैं, उसके स्थान पे इनको बनाया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर में पहुंचकर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि देश में घुसपैठियों की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति है, जिसने सालों तक बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह देने कर उनकी जड़ों को मजबूत किया है। तो वहीं त्रिवेंद्र रावत ने साफ किया है कि अब बीजेपी सरकार ऐसे सभी अवैध घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई में जुटी हुई है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं काशीपुर में लक्ष्मण दत्त भट्ट उप जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शशानी ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से एक के बाद एक खामियां उजागर होने लगी। तो वहीं निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने यह बताया कि जच्चा और बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज्ड एसी पिछले 5 साल से खराब है और उसे ठीक कराने में 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। सीडीओ ने मरीजों और परिजनों से खाना, दवाइयों और सेवाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के बाद सीडीओ दिवेश शशानी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर NBSU वार्ड का एसी, ड्रेनेज सुधार और भवन मरम्मत के साथ साथ सीसीटीवी कवरेज, साइन बोर्ड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव जल्द शासन को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हो जो अगर ख़राब हों, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पर हमारे साथ हैं। तो देखा आपने कि मरीजों को हो रही दिक्कतों को लेकर ही अब इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा और हॉस्पिटल में तमाम जो व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।